गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर होगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड द अदर इज द फंक्शनल कंपोनेंट। अब देखो, कल हमने थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस किया था, आज हम डिटेल में इस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। अब इधर देखो, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और दूसरे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और दूसरा है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट्स। यानी एक सेल्फ सस्टेनेबल, अपने आप चलने वाले, अपने आप ऑपरेट होने वाले, नेचर में खुद ऑपरेट होने वाले एक इकोसिस्टम की दो मेन जूस होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कहते हैं, दूसरे को हम फंक्शनल कंपोनेंट्स कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को फर्दर दो ग्रुप्स में या दो क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखो, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो इकोसिस्टम का ढांचा बनाते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स दो टाइप के, वन इज दी एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम की दो मेन कंपोनेंट्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो इकोसिस्टम का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इकोसिस्टम का ढांचा बनाते हैं, उससे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और इकोसिस्टम में जो फंक्शंस ऑपरेट होते हैं, क्या क्या इकोसिस्टम में से हमें मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम का फंक्शंस। किस तरह के काम इकोसिस्टम के अंदर परफॉर्म होते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स हुए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया है तीन ग्रुप्स में। एबायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर तीन ग्रुप्स में, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक और फिजिकल कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखो या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और फिजिकल कंपोनेंट्स। देखो, एबायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड किए हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और फिजिकल कंपोनेंट्स। तीन सेपरेट कंपोनेंट्स में। और इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे जो भी मिनरल्स यानी इस इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो, वो सारे का सारा जो है वो इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट्स की इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में उस इकोसिस्टम में मौजूद होती है, वो बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड्स एटसेट्रा। Proteins, amino acid forms the organic matter, organic components of ecosystem. Physical में water, air,
टेम्परेचर, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल एटसेट्रा, ये बनाते हैं फिजिकल कंपोनेंट। देखो, एक इकोसिस्टम की दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो जुज होते हैं। एक इकोसिस्टम की दो कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स को और तीन क्लासेस में हमने रखे हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मीन इनऑर्गेनिक मिनरल्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, CO2, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दीज कंप्राइजेस, दीज फॉर्म्स द इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड एटसेट्रा। और इस इकोसिस्टम का फिजिकल कंपोनेंट वाटर, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल। यानी ये बायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्ट करते हैं इन एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। अब बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का फर्दर उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब इस इकोसिस्टम की बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप्स। अब बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट्स को फर्दर दो ग्रुप में रखे, ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स को फर्दर दो और ग्रुप में मैं डिवाइड करूंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी देखो, ऑटोट्रॉप्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उनको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया। वन इज द फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड द अदर इज द कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कैसी केमिकल रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स which use radiant energy, solar energy to produce their own food. And chemoautotrophs are those organisms which use chemical energy to make their own food. तो ये दोनों, चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉप हो, कीमो ऑटोट्रॉप्स हो, ये बनाते हैं इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या है, इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं या ट्रांसड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स या कोरोमंडो ने इनको कहा था ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स। फिर से एक बार इधर देखो अच्छे से। इकोसिस्टम की दो कंपोनेंट्स है, एक को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कहते हैं, दूसरे को हम फंक्शनल कंपोनेंट्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को फर्दर दो और ग्रुप में क्लासिफाई किया। वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड द अदर इज द बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट। इकोसिस्टम में मैंने कल कहा था, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह जहां पे बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी जगह, छोटी सी छोटी जगह हो या बड़ी सी बड़ी जगह, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम मोस्टली सेल्फ सस्टेनेबल, अपने आप चलते हैं। वहां किसी एक्सटर्नल ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती। वहां प्रोड्यूसर्स होते हैं, वहां कंज्यूमर्स होते हैं, वहां पे डिकम्पोजर्स होते हैं। तो वहां इकोसिस्टम एनर्जी सबसे पहले प्रोड्यूसर से शुरू होते हैं, फिर डिकम्पोजर से मिनरल रिसाइकलिंग, इसी तरह से वो इकोसिस्टम चलते रहते हैं। अब मैं यहां आज डिटेल क्लासिफाई करूं उनकी स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम की। तो देखो,
एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को मेनली अगर आप कह सकते हो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। अब इनको मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले बायोटिक कंपोनेंट्स को, एबायोटिक कंपोनेंट्स को और 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इकोसिस्टम की, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं वो सारे का सारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद इकोसिस्टम में जो प्रोटीन, अमीनो एसिड की सूरत में है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट। उसके बाद वाटर, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, ये इकोसिस्टम का फिजिकल कंपोनेंट्स है। अब देखो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम में 2 होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरा हीटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मींस दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये तो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। हीटरोट्रॉफ्स व्हिच डिपेंड, व्हिच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और देयर न्यूट्रिशन। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मींस use solar energy to produce food. Chemo autotrophs use chemical energy to produce food. अब जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो इकोसिस्टम के क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। किसी भी इकोसिस्टम के सबसे पहला प्रोड्यूसर से ही एनर्जी फ्लो होना शुरू होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाते हैं कौन? यही प्रोड्यूसर्स। किसी भी इकोसिस्टम को ऑपरेट करते हैं कौन? यही ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स। अब हीटरोट्रॉफ्स को फर्दर 2 और ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं। कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स ये इकोसिस्टम के क्या हैं? हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं अपना फूड। तो कंज्यूमर से डिकम्पोज। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या है? इकोसिस्टम के कौन कौन सी फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं? अब फंक्शनल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें इकोसिस्टम के, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन बनना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, अपना बायोमास एक्यूमुलेट करना, बायोमास को इंक्रीज करना। फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स यानी क्या करते हैं? अपने बायोमास को बढ़ाते हैं। तो दैट इज द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को हम आगे, इससे आगे की आने वाले टॉपिक में डिस्कस करनी है। दूसरा इकोसिस्टम का फंक्शन है प्रोडक्टिविटी के बाद एनर्जी फ्लो। एनर्जी कैसे फ्लो होते हैं फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल। तो एनर्जी फ्लो में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एनर्जी फ्लो होते हैं फूड चेन के जरिए, फूड चेन के जरिए या फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब के जरिए एनर्जी फ्लो होती है। तीसरा इकोसिस्टम कौन से फंक्शन? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। चौथा होते हैं मिनरल रिसाइकलिंग। मिनरल रिसाइकलिंग। ये 4 जो है वो इकोसिस्टम के फंक्शन है। एनर्जी फ्लो, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम में, यानी प्रोडक्शन होगी, बायोमास बढ़ेगा, तब जाके वो एनर्जी प्रोवाइड होगी दूसरे नेक्स्ट टॉपिक लेवल को। फिर इसके बाद एनर्जी फ्लो होगी, यानी एक टॉपिक लेवल से, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक, किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू या फूड वेब के थ्रू। फिर इसके बाद क्या होगी? डिकम्पोजिशन होगी, जब वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फर्स्ट टॉपिक लेवल के प्रोड्यूसर्स हो या प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हो या सेकेंडरी कंज्यूमर जो है कोई भी हो, तो जब उनके डेथ हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीके डिकम्पोज करते हैं और उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मिनरल से वापस उनको इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। दैट इज द मिनरल और रिसाइकलिंग। ये है इकोसिस्टम का ओवरव्यू, इकोसिस्टम का पूरे कंपोनेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है। इकोसिस्टम का क्या है? स्ट्रक्चर है। तो नोट कीजिए इसको। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हम थोड़ा ब्रीफ करके आपको ये डिटेल में समझाएंगे। देखो,
तो मैंने क्या कहा, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड द अनदर इज द फंक्शनल कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम की दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक को हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कहते हैं, दूसरे को हम फंक्शनल कंपोनेंट्स कहते हैं। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, दैट वन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड अनदर इज द फंक्शनल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को कितनी ग्रुप में डिवाइड किए, दो ग्रुप में। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स abiotic components. So abiotic components means non-living components. Abiotic components means non-living components. And another is biotic components. Biotic components. Biotic components means living organisms. अब देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक मिनरल्स एटसेट्रा। लिविंग कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स और तीसरा डिकम्पोजर्स। तो किसी भी इकोसिस्टम में ये सारी चीजें मौजूद होती है, तब वो नेचुरली खुद ब खुद फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जब यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। इनको जिंदा रहने के लिए इन एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट्स, दूसरा क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब देखो पहला है प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स को फर्दर दो ग्रुप या तीन ग्रुप में डिवाइड किया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स ईट ग्रास, ईट घास को, जो सिर्फ घास खाते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आती है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन्स मोस्टली कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स की एग्जांपल काउ, गोट, डियर, रैबिट एटसेट्रा। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में फॉक्स, लिजर्ड, फ्रॉग, कैट एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं नंबर थर्ड, टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो उसमें एग्जांपल आप देखो, टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स, लायन, टाइगर, ईगल एटसेट्रा। तो ये है एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। और इकोसिस्टम की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मैंने कहा इकोसिस्टम ये सारे काम परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, मिनरल रिसाइकलिंग। These are the function of ecosystem.
अब हम एक एग्जांपल देंगे पाउंड इकोसिस्टम का। इस पाउंड इकोसिस्टम से हम अच्छे से इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स को अच्छे से समझेंगे। अगर आपने इस पाउंड इकोसिस्टम में कैसे यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच इंटरेक्शन होते हैं, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो समझ जाना आप बड़े इकोसिस्टम की भी स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है ओवरऑल यानी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके, इकोसिस्टम के। अब नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट है इसको डिस्कस करना है क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन देखो, स्ट्रैटिफिकेशन क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज occupying level, vertical distribution of species occupying level. Example, in a forest, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्पीशीज से उसके हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। मान लो ये एक जंगल है, देखो इस जंगल में सबसे टॉप पे होते हैं ट्रीज, सबसे लंबे। ये एक फॉरेस्ट है, यहां स्पीशीज को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे ऊंचे यहां सबसे टॉप स्ट्रेटा पे, टॉप लेयर पे क्या होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ट्रीज फॉर्म द टॉप स्ट्रेटा। इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्रीज ऑक्युपाई टॉप स्ट्रेटा और लेयर, यानी सबसे ऊंचे होते हैं ट्रीज। उसके बाद उस ट्रीज के बाद वहां पे हो सकते हैं छोटे छोटे शब्स। उसके बाद दूसरा लेयर वहां पे किन का होगा, शब्स के होंगे। दूसरा लेयर किन का हो सकता है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको पूरा स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको इस तरह की स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। सबसे ऊंचे टॉप स्ट्रेटा, टॉप लेयर पे क्या हो सकते हैं, बड़े बड़े ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वहां पे शॉप्स। अब सबसे बॉटम में उसके नीचे क्या होंगे, उसके नीचे कुछ हर्बेशियस छोटे छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ हर्बेशियस प्लांट और ग्रास। ये ग्रासेस और यहां पे कुछ हर्बेशियस प्लांट भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी ऐसे लिखो, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। देखो तो कुछ नहीं है, यहाँ कैनोपी सिस्टम बनते हैं। कैनोपी सिस्टम मीन्स वहां सबसे बड़े बड़े ट्रीज होंगे, फिर उसके नीचे छोटे छोटे और यानी शॉप्स होंगे, उनके नीचे हर्बेशियस प्लांट्स और ग्रासेस ग्रो होंगे। तो वहां पे डेंस फॉरेस्ट में इस तरह की कैनोपी सिस्टम होते हैं। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो देखो ट्रीज क्या क्या, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्री जो है वो टॉप लेयर पे होते हैं। उसके बाद शब्स ऑक्युपाई सेकंड लेयर, हर्ब्स एंड ग्रास ये बॉटम लेयर पे होता है, सबसे नीचे। तो जहां पे स्पीशीज को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया हो, सबसे नीचे घासेस, फिर शब, फिर हर्ब्स, फिर शब्स, फिर बड़े बड़े ट्रीज, फिर उससे भी बड़े बड़े ट्रीज हो, इस तरह की अरेंजमेंट को, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम, स्ट्रैटिफिकेशन। और एक टर्म आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में, स्टैंडिंग क्रॉप। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। अब देखो स्टैंडिंग क्रॉप किसे किया जाए, एक वक्त पे, एक पर्टिकुलर, मिसाल के तौर पर
अगर मैं आज जाऊं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, आज की डेट यानी आज 6 मई को, तो आज की तारीख को अगर मैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाके अमेजोन रेन फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स की नंबर्स को काउंट करके देखूं कि कितनी नंबर्स में प्रोड्यूसर वहां प्रेजेंट, या सारे प्रोड्यूसर का मैं बायोमास देख लूं कि इनका टोटल वेट कितना बनता है, टोटल बायोमास इन्होंने अपने अंदर कितना एक्यूमुलेट किया है इस तारीख को, दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप। इसी को हम कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। नंबर और बायोमास ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, किसी खास इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स की नंबर या उनका बायोमास एक वक्त में कितना मौजूद है, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप। नंबर और बायोमास of a specific tropic level. For example, producers in a given number or biomass of a specific tropic level, for the producers in an ecosystem in a given time. एक खास वक्त पे, जरूरी है खास वक्त पे, आप पूरे जिंदगी का निकालोगे वो स्टैंडिंग क्रॉप में एक वक्त में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पैडी राइस के फील्ड में जाके वहां पे सारे यानी पैडी राइस के प्लांट्स को कलेक्ट करके या उनके नंबर्स काउंट करोगे या उन सब को काट के अगर आप उनका वजन देखोगे, बायोमास देखोगे, दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप। या उस फील्ड में 1 हेक्टेयर जमीन है, ये भी एक इकोसिस्टम है पैडी का या राइस का या वीट का, उनका अगर टोटल बायोमास अगर आप देखोगे दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप। या एक इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स की बायोमास कितने हैं, दैट इज आल्सो द स्टैंडिंग क्रॉप। एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की बायोमास कितने हैं, दैट इज आल्सो एन कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। इनको हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉपिंग। नंबर और बायोमास ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इन ए गिवन टाइम। अब हम एक पाउंड इकोसिस्टम का एग्जांपल देके पूरे इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझाएंगे। अगर आपने इस पाउंड इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से समझ लिया तो समझ जाना आप बड़े एक अमेजोन रेन फॉरेस्ट की भी इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकते हैं। आप इस पूरा अर्थ की बायो यानी एक इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक होंगे एग्जांपल पाउंड इकोसिस्टम। पाउंड इकोसिस्टम। अब इधर देखो, मैं यहां पे एक पाउंड बनाऊंगा, ठीक है। अब इस पाउंड में पानी भरूंगा, देखो ये एक पाउंड है, ठीक है। अब इधर देखो, इस पाउंड में सारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। अब इसके बैंक्स पे यहाँ पे पानी थोड़ा सा गहराई कम हो, वहां पे रूटेड प्लांट्स ग्रो होंगे। प्लांट्स का एरियल कुछ पार्ट जो है वो ऊपर यानी पानी से ऊपर भी निकल सकते हैं। कहाँ पे? एजिस पे, बैंक्स पे, यानी रूटेड प्लांट्स ग्रो होंगे। देखो इस प्लांट के सरफेस पर छोटे छोटे प्लैंक्टन्स भी प्रेजेंट होंगे जो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहे होंगे, जो पानी के सरफेस पे फ्लोट। दिस इज द फाइटोप्लैंक्टन व्हिच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। These are the phytoplankton which floats on the surface of water. These are the phytoplankton which floats on the surface of water. अब देखो, कुछ ऐसे सबमर्ज्ड प्लांट्स भी होंगे जो पानी के अंदर प्रेजेंट हो। कुछ ऐसे सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं जो टोटली पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ अलगी वगैरह। These are the submerged hydrophytes. These are the submerged
हाइड्रोफाइट्स। अब कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनके रूट पानी के अंदर यानी सॉइल में हो, लेकिन खुद उसके पत्ते वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हो, जैसे कि लोटस वगैरह। अब इनके पत्ते पानी के सरफेस होते हैं और उसके रूट जो है सॉइल में फिक्स होते हैं। अब इस पानी में कुछ फिशेस भी तो प्रेजेंट होंगे। ये फिश है, ये भी एक छोटा सा फिश बनाऊंगा, फिश है। और कुछ वर्म्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जू प्लैंक्टन। ये जू प्लैंक्टन है जो घास को खाते हैं। अब इधर देखो, ये है एक पाउंड इकोसिस्टम, पाउंड इकोसिस्टम। दिस इज द पाउंड इकोसिस्टम। तो एक पाउंड इकोसिस्टम में ये सारे जो है बायोटिक कम्युनिटी है। अब यहां जो वाटर प्रेजेंट है दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है दैट इज आल्सो एन एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑक्सीजन पानी के साथ डिसॉल्व फॉर्म में है दैट इज आल्सो एन एबायोटिक कंपोनेंट। इन ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए। तो ये अपने इस छोटे से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पाउंड का पानी ज्यादा गहरा भी नहीं होता, थोड़ा सा शैलो होते हैं, बस समंदरों की तरह बड़े बड़े लेक्स की तरह डीप नहीं होती है। तो पाउंड के बैंक्स में कुछ बड़े बड़े प्लांट ग्रो हो सकते हैं जिनके रूट जो है सॉइल में फिक्स हो और प्लांट्स पाउंड से बाहर निकल रहे हो। कुछ ऐसे फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं जो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हुए पानी के ऊपर एक मैट बनाते हैं, ग्रीन मैट। आपने देखा होगा जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, पानी रुके होते हैं, वहां पे अक्सर आपने ग्रीन छोटे छोटे मैट्स देखे होंगे प्लांट्स के, दैट इज द फाइटोप्लैंक्टन। अब कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो पानी के अंदर ही ग्रो होते, सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, हाइड्रिला जैसे कि पोटेमोजिटोन्सा, सेराटोफाइलम वगैरह। उसके बाद वहां फिश भी होंगे जो फ्री उस पाउंड्स के अंदर तैर रहे होंगे, उनको हम कहते हैं नेक्टोन। अब बेंथोस कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बॉटम डेवलिंग पानी के नीचे सरफेस पे रहते होंगे। तो ये सारे बायोटिक कम्युनिटी इस पाउंड की फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इन्हीं पानी से ये ऑक्सीजन लेते हैं, इन्हीं पानी के अंदर प्रेजेंट सॉइल से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, और सनलाइट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखो ये पाउंड इकोसिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। पाउंड इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी की अगर हम बात करें, अब पाउंड इकोसिस्टम में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, स्ट्रक्चर में देखो बायोटिक कम्युनिटी है। सबसे पहले बायोटिक कम्युनिटी में स्टार्टिंग किससे होंगे? प्रोड्यूसर से। तो बायोटिक कम्युनिटी में पहला होंगे प्रोड्यूसर्स। तो इस पाउंड इकोसिस्टम में कौन है प्रोड्यूसर्स? यहां प्रोड्यूसर्स है फाइटोप्लैंक्टन, those plant which float on the surface of water. Plankton, phytoplankton means float on surface of water, वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे होंगे। फाइटोप्लैंक्टन इस पाउंड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद अलगी, कुछ अलगी ये भी प्रोड्यूसर्स हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट ये भी क्या है? इस पाउंड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स यानी पानी के अंदर रहने वाले जो पूरे डीप पानी के नीचे होते प्रेजेंट, वो प्लांट्स भी क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जिन्हें हम कहते हैं बेंथोस। बेंथोस मीन्स बॉटम डेवलर, बॉटम डेवलर्स यानी पानी के नीचे रहने वाले। तो ये है इस पाउंड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स। These are the producers of a pound ecosystem. ये पाउंड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स है। पाउंड इकोसिस्टम के क्या है? प्रोड्यूसर्स है।
अब ये फोटोसिंथेसिस की मदद से प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके फूड एनर्जी में इन्होंने अपने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट की इन द फॉर्म ऑफ फूड। फिर इसके बाद वहां के जो जू प्लैंक्टन होते हैं, जू प्लैंक्टन जो डायरेक्ट किनके ऊपर फीड करते हैं, डायरेक्ट जो फाइटोप्लांट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं जू प्लैंक्टन। यानी डायरेक्ट इस पानी के अंदर प्रेजेंट पौधों को खाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बनाते हैं जू प्लैंक्टन। अब यहां सबसे पहले प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट टॉपिक लेवल है, देखो। फिर इसके बाद इस पानी के अंदर कंज्यूमर्स कौन है? इस पाउंड इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स कौन है? पाउंड इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स हैं पाउंड इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स कौन कौन? सबसे पहले जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन डायरेक्ट फीड्स ऑन प्लांट्स। जो इन प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं। सबसे पहले सनलाइट को कैप्चर किया किन्होंने? इन प्रोड्यूसर्स ने, ट्रांसड्यूसर ने, प्लांट ने, फाइटोप्लैंक्टन ने, डीप रूटेड प्लांट्स ने, उसके बाद सबमर्जिड प्लांट ने रेडिएंट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? फूड एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब इन प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट फीड करने वाले वहां के हर्बिवोर्स कौन है? जू प्लैंक्टन। वो डायरेक्ट फीड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। अब इन जू प्लैंक्टन को कौन खाते हैं? तो जू प्लैंक्टन वहां की क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर है। और ये टॉपिक लेवल, फर्स्ट टॉपिक लेवल है ये सारा। ये प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल है। और ये जू प्लैंक्टन जो है वो सेकंड टॉपिक लेवल है। सेकंड टॉपिक लेवल, टॉपिक लेवल मीन्स फीडिंग लेवल, यानी खाने के आदाब में कितने नंबर पे आते हैं? ये सेकंड नंबर पे आते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, वो इकोसिस्टम का पहला टॉपिक लेवल हो गया। उसके बाद इन प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहे हैं? जू प्लैंक्टन खा रहे हैं। ये इकोसिस्टम के सेकंड टॉपिक लेवल। अब वहां जू प्लैंक्टन को कौन खाएंगे? वहां जू प्लैंक्टन को बड़े बड़े फिशेस खाएंगे, नेक्टॉन्स। नेक्टॉन किसे कहते हैं? नेक्टॉन को हम कहते हैं फ्री लिविंग यार्स, यानी आजाद रहने वाला। नेक्टॉन जैसे कि फिश है, उस पाउंड के अंदर आराम से कहीं भी जाते हैं, घूम रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं नेक्टॉन। तो जू प्लैंक्टन के बाद नेक्टॉन जैसे कि स्मॉल फिशेस। अब स्मॉल फिश डायरेक्ट इन जू प्लैंक्टन को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, उनको प्लांट्स को किसने खाया? जू प्लैंक्टन ने, जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं। फिर उन जू प्लैंक्टन को कौन? छोटे छोटे फिशेस खा रहे हैं। फिर ये छोटे फिशेस खा रहे हैं, तो ये कौन सी टॉपिक लेवल? ये हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। ये बनाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब टॉपिक लेवल के हिसाब से ये कितने नंबर पेंगे? ये बनाए, ये आएंगे थर्ड टॉपिक लेवल। ये आएंगे टॉपिक लेवल के हिसाब से थर्ड टॉपिक लेवल पे, थर्ड टॉपिक लेवल। अब इन स्मॉल फिशेस को कौन खाएंगे? बड़े फिशेस। लार्ज फिशेस, तो लार्ज फिशेस यहां पे टर्शियरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर्स है। और ये टॉपिक लेवल के सबसे फोर्थ पे आते हैं, फोर टॉपिक लेवल, फोर टॉपिक लेवल। ये एक पाउंड इकोसिस्टम। अब जब प्लांट्स की डेथ हो जाती है, जब इन एनिमल्स की या जू प्लैंक्टन की या छोटे फिशेस की या बड़े फिशेस की, इनकी जब डेथ होती है, इनको डिकम्पोज करते हैं कौन? डिकम्पोजर्स। इनकी जब डेथ होती है तो इनको डिकम्पोज करते हैं कौन? डिकम्पोजर। अब इकोसिस्टम का मेन कंपोनेंट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन है? which decomposes death ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और उन
के अंदर जो प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं वापस उनको रिसाइकल करते हैं। डिकम्पोज डेथ ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स की एक्सक्रीटा हो, डेब्रिस हो, जब इनकी डेथ हो जाती है इनको डिकम्पोज करते हैं कौन? डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, फ्लैजिलेट्स एटसेट्रा, ये इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स हैं। यही डिकम्पोजर्स तमाम डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से मिनरल्स को वापस इस पाउंड इकोसिस्टम में रिसाइकल करते हैं। फिर जब नए प्लांट ग्रो होते हैं तो वो सॉइल से फिर से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं, सनलाइट की मदद से वो फिर से एनर्जी बनाती है। फिर इसके बाद उनको फिर से फाइट जूप्लंक्टन खाते हैं, फिर जूप्लंक्टन को और भी उससे बड़े फिशेस खाते हैं, फिर उनको उससे भी बड़े फिशेस खाते हैं। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम ऑपरेट खुद ब खुद चलते रहते हैं। तो ये पाउंड इकोसिस्टम क्या? एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। तो पाउंड इकोसिस्टम क्या है? ये एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। तो डिकम्पोजर्स कॉज मिनरल रिसाइकलिंग, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? मिनरल्स को रिसाइकल करते हैं, मिनरल्स को रिसाइकल करते हैं। तो यहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट फिजिकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये अपने आप के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, बायोटिक कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हुआ एक पाउंड इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। अब इस पाउंड इकोसिस्टम की फंक्शन देखो। तो सबसे पहले यहां प्रोडक्टिविटी मीन्स इंक्रीज या एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास, एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास। बायोमास मीन्स अपने बॉडी के अंदर कितना एनर्जी उसने गेन किया, स्टोर किया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रोडक्टिविटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्राइमरी। अब देखो प्रोडक्टिविटी मीन्स यानी फोटोसिंथेसिस से इन प्लांट्स ने, फाइटोप्लैंक्टन्स ने या वहां की सबमर्ज्ड प्लांट ने कितनी एनर्जी अपने अंदर एक्यूमुलेट किया, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास थ्रू फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जितना इन्होंने प्रोडक्शन बनाई अपने अंदर, जब ये जूप्लंक्टन इन पौधों को खाएंगे वो एनर्जी इनके बॉडी का हिस्सा बनेगा। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो नंबर सेकंड क्या हुआ? एनर्जी फ्लो। तो फ्लो कैसे होगा? एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से इन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचते हैं? फूड चेन के जरिए। जब ये जूप्लंक्टन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो उनके बॉडी में भी एनर्जी जमा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी तरह जब उनको, मिसाल के तौर पर एक पौधे को एक ग्रास हुपर ने खाई, अगर उस ग्रास हुपर को फ्रॉग ने खाई तो ग्रास हुपर के अंदर जो एनर्जी वो फ्रॉग में चले गए। फिर फ्रॉग को अगर स्नेक ने खाई तो वो एनर्जी स्नेक की बॉडी में चलेगी। फिर स्नेक को अगर ईगल खाते हैं तो एनर्जी ईगल के बॉडी में। इसी तरह से एक्चुअली एनर्जी का सोर्स तो सन से वो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आई। प्रोड्यूसर को जब कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवोर्स ने खाया तो वो एनर्जी हार्बिवोर्स के बॉडी में चली गई। फिर जब उन हार्बिवोर्स को छोटे कार्निवोर्स ने खाया तो वो एनर्जी छोटे कार्निवोर्स के बॉडी में चली गई। जब उन कार्निवोर्स को उससे बड़े कार्निवोर जब खाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स तो उनके बॉडी में इसी तरह एनर्जी सन से प्रोड्यूसर में इसी तरह आखिरकार फ्लो होते जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेवल, उससे फिर नेक्स्ट टॉपिक लेवल, फिर दूसरे नेक्स्ट टॉपिक लेवल। एनर्जी फ्लो किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू। फूड, जब ये सारे मर जाते हैं, जब प्लांट प्रोड्यूसर मर जाते हैं, जब प्राइमरी कंज्यूमर मर जाती है, जब सेकेंडरी कंज्यूमर मर जाते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी गेन था उनको वापस डिकम्पोजर जो है वो एनवायरनमेंट में रिसाइकल करते हैं। तो फिर इनकी डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन करते हैं कौन? ये डिकम्पोजर्स। फिर आखिरकार मिनरल साइकिल। ये था एक पाउंड इकोसिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर आपने इस पाउंड इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ लिया तो समझ जाना आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी यही पैटर्न चलते हैं, एक बड़े से एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी यही पैटर्न चलेंगे। इस पूरे अर्थ को अगर आप एक ग्लोबल इकोसिस्टम मानो तो इसमें भी यही यानी प्रोसेस ऑपरेट होंगे। तो कल का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा किसके ऊपर? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे।
तो पहला टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी। आप भी थोड़ा सा पढ़ के आओ ताकि अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।